अस्सलाम वालेकुम। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मुताल्लिका चैप्टर का आगाज़ किए हुए हैं और हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मुताल्लिका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से भी डिस्कशन की और इंट्रामोलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के किरदार को भी डिटेल में देखा। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी कि आया नेबरिंग ग्रुप के अलावा भी कोई फैक्टर हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के हाई या लो होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो जी हाँ, चंद फैक्टर्स मौजूद हैं जिनका आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड वन इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और आज हम डिटेल में जिस टॉपिक से मुताल्लिका डिस्कशन करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। अब जानना ये है कि सबस्ट्रेट होता क्या है। सबस्ट्रेट बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जिस पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म के लिए। हम सोचेंगे कि क्या SN1 के लिए या SN2 के लिए, तो ये जान लीजिए कि SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों में ही सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होती है रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म को बयान करने के लिए। तो इट कंट्रोल द मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। SN1 रिएक्शन को देखें तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी फर्स्ट स्टेप वो होता है जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हमें मालूम ये पड़ा कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है। अब जो कार्बोकैटाइन बनने का अमल है वो बेसिकली उसी की स्टेबिलिटी से रिएक्शन का रेट डायरेक्टली रिलेट करता है। यानी कि अगर कार्बोकैटाइन आसानी से बनता है, स्टेबल बनता है, तो SN1 रिएक्शन का रेट हाई होगा और अगर कार्बोकैटाइन इजीली नहीं बन रहा तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर सकेगा, जैसा कि वो फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है, उसके लिए दीगर कंडीशन है। तो बुनियादी तौर पर हमें ये जानना है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होती है। तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के हवाले से एक ऑर्डर हमारे पास दिया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकैटाइन होगा वो है टर्शरी कार्बोकैटाइन। फिर उसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में। प्राइमरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मज़ीद कम हो जाएगी और सबसे कम जो कार्बोकैटाइन होगा वो मिथाइल कार्बोकैटाइन होगा, यानी जो कि सिंगल कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से टर्शरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा हमने टर्शरी कार्बोकैटाइन लिया। देखें ये कार्बोकैटाइन यानी वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन से। ये बात ज़ेरे गौर लानी है आपने। तो अब ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। अब इस टर्शरी कार्बोकैटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जान लीजिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं। जैसा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं आपके सामने। देखिए ये हाइड्रोजन और कार्बन वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। ये अगर यहाँ पर मूव कर जाए यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं रहेगा। तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसी वजह से कहते हैं। तो देखें एक स्ट्रक्चर बनी, फिर दोबारा ये बॉन्ड यहाँ पे वापस आ जाएगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। तो अब यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरी स्ट्रक्चर बनी। इसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एक कार्बन जो डायरेक्टली अटैच था उससे मुताल्लिका हाइड्रोजन इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हुए। तो मजीद 2 कार्बन और भी अटैच हैं और उनके साथ 3 हाइड्रोजन मजीद अटैच हैं, यानी हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये जान लीजिए कि अब इस टर्शरी कार्बोकैटाइन जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली इसके साथ अटैच हैं, इसकी 9 हाइपर कॉन्जुगेशन से मुताल्लिका स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखी। देखें इसमें सिर्फ एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए।
फिर जो फर्दर नेक्स्ट 3 मतलब जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनमें होगा ये कि ये जो कार्बन है इसके 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 3 स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें इस कार्बन से मुताल्लिक 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये मालूम पड़ा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की 9 स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ये कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा। फिर हम जानना चाहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के बारे में। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के मुतालिका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। देखें ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। अगर हम इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से मुतालिका स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर बनेगी इस कार्बन से मुतालिका हाइड्रोजन की वजह से। यानी पहले ये हाइड्रोजन से मुतालिका बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, फिर ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, फिर ये, तो 3 स्ट्रक्चर ये बनी और 3 स्ट्रक्चर इस कार्बन के मुतालिका हाइड्रोजन जो है उनकी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर मजीद बनेगी। तो टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बनी। यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर बनी थी टर्शरी कार्बोकैटाइन में, सेकेंडरी में 6 बन रही हैं। ठीक है, और तो फिर जाहिर बात है हाइपर कॉन्जुगेशन से मुतालिका स्ट्रक्चर अगर कम बन रही है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। और फिर हम सी पार्ट यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन अटैच है डायरेक्टली और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन अपनी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे डीलोकलाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से 3 स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। तो मतलब स्ट्रक्चर्स में मजीद कमी आ गई तो इसकी स्टेबिलिटी भी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम मिथाइल से मुतालिका कार्बोकैटाइन की बात करते हैं तो सबसे कम स्टेबल रहता है। उसकी वजह क्या है कि इसके पास नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कोई हाइड्रोजन उस तरह से कार्बन के साथ अटैच नहीं, इसके साथ कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, तो फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से मुतालिका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाएं। तो हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से बताया कि बुनियादी तौर पर उसका रेट डिपेंड करता है कि कार्बोकैटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अगर कार्बोकैटाइन स्टेबल बन रहा है तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, अल्काइल हैलाइड या कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसके अलावा दूसरी बात हम ये बताएंगे कि कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही फास्ट रहेगा। फिर हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है, मगर उसमें देखा ये था हमने कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी उसी वक्त में अटैक करता है और लिविंग ग्रुप भी उसी दौरानिए में रिमूव होता है। तो जो सबस्ट्रेट है बुनियादी तौर पे उसके साथ 5 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं उस दौरानी में जब SN2 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। यानी ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो 5 ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच होते हैं। तो इस तरह से वो हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पर बनती है। मगर एक बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ सारे के सारे बल्कि ग्रुप अटैच हैं तो क्या 5 ग्रुप वहाँ पर आसानी से अटैच हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो अगर ओवर क्राउडेड हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल या अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो उस सूरत में, यानी जैसे कि अगर हम बात करें टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, तो देखें यहाँ पे 3 कार्बन अटैच हैं, ये ओवर क्राउडेड है, पहले ही इसके साथ कार्बन है और फिर हाइड्रोजन 3 अटैच हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और उसी वक्त में लिविंग ग्रुप का रिमूव होना यानी 5 ग्रुप की अटैचमेंट बहुत मुश्किल हो गई ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस में कदरे कमें वाक़ई हुई है और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर इससे भी कम वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है, यानी इन दोनों की निस्बत यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी। और मिथाइल की अगर बात करें यानी CH3Br, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो वहाँ पर सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। तो SN2 रिएक्शन का रेट वहाँ पर ज़्यादा रहेगा मिथाइल ब्रोमाइड में, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन के लिए रेट जो है वो बहुत स्लो रहेगा। ये इस मैकेनिज्म को फॉलो ही नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल उस वक्त में अटैक नहीं करता, बल्कि पहले लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस तरह से सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, यानी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा या फिर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप के मुतालिका बातें करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।